दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 2014 के बाद से देश में जिस तरीके का माहौल हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं इस वीडियो में ये महाशय क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आप इसे सुनिए। कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। जाहिर हम कह दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा तो सुना आपने, ये महाशय नागपुर के हैं। इन्होंने जो बातें कही वो किस तरफ इशारा कर रही है, देश को आखिरकार किस तरफ ले जाया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त जो है वो वक्त निकालते रहते हैं, आप देशलाई के लिए हमें वक्त देते रहते हैं। दानिश, जिस तरीके से जो बयान आजकल सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है, मोहन भागवत को मारने की बात की जा रही है कि हम उनको भी ठोक देंगे। यही बात अगर ये कही जाए कि जब बाबरी मस्जिद का जब मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमानों ने कहा था कि हमें मंजूर है, कोर्ट जो भी कहे कि हमें मंजूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को आतंकवाद के साथ, पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, असहिष्णु कहा जाता है। और ऐसे में अब जो जिनका ये बयान आया है वो किस समुदाय से हैं ये सभी को पता है। क्या कहेंगे दानिश? देखिए, इसमें दो बातें हैं सैल। मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं कि जिस तरीके से ये किसान नेता का जो बयान आया है और उसमें खुले तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने किसानों पर गोली चलाई, अगर नरेंद्र मोदी ने किसानों पर गोली चलाई तो वो नागपुर हेडक्वार्टर घेर लेंगे, उसे उड़ा देंगे, मोहन भागवत को भी उड़ा देंगे, ऐसा खुले तौर पे मीडिया के सामने उन्होंने कहा। इससे एक बात तो ये साफ हो गई कि अब तक जो लेफ्ट लिबरल के ऊपर आरोप था कि वो आरएसएस को कोसते रहते हैं, अब ये किसान नेताओं ने ये कहा है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि सरकार के बैकिंग में आरएसएस है जो हमारे देश में सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मारा है। अब बात जो आपने कही है कि भाई नेता की, तो देखिए, नेता जो होता है किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सबसे बाहुश और अक्लमंद आदमी जो होता है उसका ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। अब जब तक आप समझिए, नेता जो होता है वो अपनी कौम को इंसाफ तभी दिला पाता है, कौम इन द सेंस जो लोग भी उसके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो किसान हो, धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग भी उसके फॉलोअर्स हैं उसको वो इंसाफ तभी दिला सकता है जब वो डू और डाई की पोजीशन में आ जाए कि भाई मैं अगर मर गया तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पीछे वालों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इससे विपरीत जो आपने कही कि भाई बाबरी मस्जिद के मामले में ये कहा गया कि कोर्ट का फैसला मंजूर है, तो कहीं ना कहीं जो है किसानों की लीडरशिप वर्सेस अगर मुसलमानों की लीडरशिप देखी जाए तो वो लैक और वो डेरिंग जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। किसानों के मामले में आप देखिए 40 दिन हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से उनका ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि हाँ उनके लिए प्रोटेस्ट जो है उनका डेमोक्रेटिक राइट है। यही मामला आप देखिए तो CNRC के अंदर में क्या ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट्स के, तो कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, भारत के जो कोर्ट है उनके भी जो मामले हैं कहीं ना कहीं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद सही है गलत है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमने देखा कि जब आप डट के खड़े रहते हैं, जब आप डू और डाई की पोजीशन में आ जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। तो हमारा नेता इस तरह ऐसा होना चाहिए कि अगर जब तक वो अमीर बनके और अपने सीने पे पहला जख्म खाने की तैयारी नहीं रखता तब तक वो अपनी कौम और मिल्लत को इंसाफ नहीं दिला सकता। देखिए दानिश, मैंने खुद ने भी जब मैं दिल्ली गया, जब मैंने वहां पर ग्राउंड जीरो से पूरा सिंघू बॉर्डर पे किसानों से बात की, तो वहां पर मुझे भी कई किसान ही बोलते हुए नजर आए कि जब इंदिरा हमारे सामने नहीं टिकी तो मोदी क्या चीज है। जो बात निकलकर सामने आ रही है सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, जहां जहां किसान बैठे हुए वहां से, तो एक मजबूत, जिस तरीके से हालांकि सरकार की तरफ से आपने देखा कि मोदी के बारे में यह कहा जाता है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी वो जो है वो हमेशा अपना अड़ियल रवैया रखते थे, चाहे अपोजिशन कितना भी कुछ कह लेता था, वो अपोजिशन की नेताओं की जो वो टांगा टोली कर विधानसभा से बाहर उनको निकलवा दिया करते थे। देश को भी उसी धर्रे पर चला रहे हैं। किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांगों को आप सुनिए। दूसरी बात दानिश ये कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, हमने पिछले 1.5 महीने से हम ये चीज देख रहे हैं, 40 दिन से ज्यादा हो चुके हम ये चीज देख रहे हैं कि हर दिन जो है वो किसानों से बातचीत बेनतीजा खत्म हो जाती है।
यहां पर सवाल ये उठता है कि जो किसान बैठे हुए हैं, आप देखिए अब तक जो है वो 50 से 60 किसान वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महापुरुष है उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और जैसा आपने कहा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले गोली खुद खाए, सबसे पहले जो यानी कि जनता के दुख दर्द को समझे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए आगे का रास्ता आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? क्योंकि किसान जो है वो डट कर बैठे हुए हैं। किसानों ने जो ऐलान किया है कि 26 जनवरी को राजपथ पर जो है अब ट्रैक्टर चलेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं, मैं खुद भी दिल्ली जाकर आया हूं और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि सीधी सी बात ये है कि अभी तक छंदों में, मतलब पार्ट में सरकार के साथ नेगोशिएशन किसानों का और कृषि मंत्रालय का होता रहा है। हर बार आपने देखा कि नाकामयाब रही मीटिंग और हर बार किसान फिर वापस लौटकर अपनी जगह पर बैठे हैं। ये कृषि कानून जो लाए गए हैं, तीनों कानून जो क्या कहते हैं वोट ऑफ वॉइस से लाए गए, तो मेरी समझ से पर यह है कि सरकार को ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि कानून जो है वॉइस वोट से पारित करना पड़ा। तो भी कोरोना काल में जब वॉइस वोट से पारित हुआ है तो अब नॉइस वोट जो है वो उनको दिल्ली की बॉर्डरों पे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, मेरी समझ से पर यह है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी तो नुकसान क्या होगा। सरकार के पास इसका कोई खुलासा नहीं है। किसानों का जो कहना है कि अंबानी और अदानी नाराज हो जाएंगे, इस वजह सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है। खुलकर किसान विरोध कर रहे हैं, अदानी का, अंबानी का, पतंजलि का। तो ये मैसेज जो है वो देश में दूर तक जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि दरअसल मामला जो ये है कि आपको लोकतंत्र के अंदर में हमारा जो लोकशाही की जो संकल्पना थी, जो जमीयत के बड़ों ने दी थी इस मुल्क में, शायद बहुत कम लोगों को ये तारीख पता होगी कि मॉडर्न स्टेट की जो संकल्पना है वो जमीयत जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी प्री इंडिपेंडेंस, उसने दी थी। उसमें ये जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि हुकूमत जो है अवाम के पास जाएगी और अवाम की जरूरतें प्रायोरिटी में क्या है वो समझेगी, उसके बाद उसके लिए कानून बनाएगी और सारी चीजें उनके सहूलत मुहैया कराएगी। अब इससे विपरीत हो ये रहा है कि सरकार वॉइस वोट से कानून लाती है, उसके बाद वो ये कह रही है कि किसान समझने में नाकाम रहे हैं। तो ये बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। किसान समझने में नाकाम क्यों रहे? होना ये चाहिए था कि आप किसानों की आवाज सुनते। किसान इतना बड़ा वर्ग, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग 12-15 लाख की तादाद में जो लोग अगर बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार फोर्सफुली कुछ लागू करना चाहती है जो उनके आकाओं के तरफ से इनको डायरेक्शन मिल रहा है। मामला यहां ये आके खड़ा रहता है कि दो कंपनियां अदानी और अंबानी, इन्हें राजी रखना जरूरी है या देश का 98% किसान? मैं इसलिए कहता हूं कि किसान सिर्फ वो नहीं है जो जमीन की खेती कर रहा है, किसान हर वो आदमी है जो अपनी थाली में परोस के अनाज खा रहा है, क्योंकि लास्ट यूजर तो वही है उसका। तो 98-99% भी नहीं, 100%। इवन खुद नरेंद्र मोदी की थाली में जो मशरूम और काजू की रोटी परोसी जा रही है वो भी तो किसानों की देन है। तो ये चीजें जो है सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। एहसान फरामोश होने के बजाय और अदानी और अंबानी फरोश होने के बजाय उनको किसान फरोश होना पड़ेगा। ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसानों के की जो जिस तरीके का दम और खम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो वापस हटेंगे। और जिस तरीके से ये बात कही गई है कि अगर गोली चली तो उसके परिणाम क्या होंगे, जो हमने आगे आपने जो वीडियो दिखाया उसमें कहा, तो कहीं ना कहीं किसानों तक कान पे ये बात पहुंची है कि अगर ये लोग नहीं उठे तो शायद सरकार बल का प्रयोग कर सकती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश में और कई जगहों पे गोलियां भी चलाई थी बीजेपी की सरकारों ने। और जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, दानिश में दोबारा इस बात पर आऊंगा कि जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं किसान नेताओं के, किसानों के, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ये किसान जो बयान दे रहे हैं कि हम मोदी को भी ठोक देंगे, हम भागवत को भी ठोक देंगे, इंदिरा हमारे सामने नहीं टिक पाई तो मोदी क्या चीज़ है, ये बयान देने के बावजूद आप देखिए कि कोई कार्रवाई या कुछ हो नहीं रही है। दूसरा, अगर ये बयान देने वाले अगर कोई दाढ़ी टोपी में होते या कोई मुसलमान होते तो क्या होता? देखिए, मैं एक बात कहूँगा सहल कि ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है जहाँ पे इस तरीके की सरकार में बैठे लोग तो क्या नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, जिनकी भी आप बात करें, लोग रहे। हकीकत में होना ये चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर लोगों का लोकप्रिय और लाडला होना चाहिए, बजाय उसके जब आवाम हुकूमत के खिलाफ होती है। ये बहुत निंदनीय चीज़ें हैं, बहुत मतलब मजम्मत की बात है कि हुकूमत के सामने अवाम बैठी है। अवाम सबसे कमज़ोर वर्ग है, लोकतंत्र का सबसे कमज़ोर हिस्सा जो है वो अवाम इसलिए है क्योंकि वो बेचारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लगा हुआ है। चुनाव के वक्त वो जद्दोजहद में लगा रहता है अपनी रोज़ की रोटी के लिए। आप आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे वोट लेके चले जाते हैं, फिर भी वो
नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब बात पेट पे आई है, ये किसानों की पेट पे आने वाली बात है, जब पेट पे बात आई है तो वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ जिस तरीके के स्टेट स्पॉन्सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उसका रीजन जो है हमारे पास लैक ऑफ लीडरशिप है। लैक ऑफ लीडरशिप इसलिए कि जब कभी भी गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों पे स्टेट अटैक करता है, इन द फेक टेररिज्म, इन द नेम ऑफ फेक टेररिज्म, इन द नेम ऑफ फेक एनकाउंटर्स, इस तरीके के जब अटैक होते हैं, उसके सामने जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसानों से मुसलमान नेताओं को सीखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस सरकार के सामने किस तरह किया जाना चाहिए। दरअसल हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पास जो हमारे सियासी लीडर हैं, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है। तीसरी और चौथी क्लास पास नापास लोगों को पद पे विराज कर दिया जाता है, जिनकी समझ नहीं है, जिनका काम असेंबली में जाकर कानून बनाना है, उनको कानून की व्याख्या तक नहीं पता। दूसरी तरफ रिलीजियस लीडर्स जो हैं, रिलीजियस लीडर्स अपने रिलीजन में प्रचार प्रसार में इतने लिप्त हैं कि वो सोशल इश्यूज जो हैं, जो कि सोशल फैब्रिक हमारे मुल्क का डिस्टर्ब कर रही है, उसके सामने जितना स्ट्रांगली जाना चाहिए, नो डाउट वो पीछे से खड़े रहते हैं कि कहीं भी, जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों में रमजान में अहमदाबाद के शाहपुर में घटना घटी थी, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आई। लेकिन होना यह चाहिए कि ये घटना घटे ही नहीं, इस तरीके का प्रेशर हुकूमत पे बनना चाहिए, जो बनाने में हम कहीं ना कहीं नाकाम है। दानिश, यहाँ पर एक मोदी जी का एक पुराना बयान याद आया, क्रिया की प्रतिक्रिया, जो उन्होंने गुजरात दंगों के वक्त जो बयान दिया था, जो मौजूदा जो बयान हमने जो दिखाया, किसान नेता जो कह रहे हैं कि हम भागवत को भी ठोकेंगे, मोदी को भी ठोकेंगे, जो बातें उन्होंने कही है, क्या ये वही क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के सांसद विघोड़ी की तरफ से किसानों को भड़वा तक कहा गया। हालांकि ये अल्फाज का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी के एक नेता ने, और बाकायदा जो दिल्ली के सांसद है रमेश विघोड़ी, उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई लोग हैं ऐसे बीजेपी के जिन्होंने आतंकवादी कहा, खालसा से जुड़े हुए उनको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइनीज, चीन से जुड़ा हुआ कहा। तो ये जो क्रिया जो हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया में ये बातें अब उठ रही है कि हम भागवत को ठोक देंगे, मोदी को ठोक देंगे। हालांकि हम इसका विरोध करते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हिंसक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार खुद नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी, उनकी पार्टी के नेता हैं। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है साल, एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा में भी दो गिरोह में बंट चुका है। एक वर्ग पूरा नरेंद्र मोदी के साथ है, जो अदानी और अंबानी की पैरवी करने में बिल्कुल उनके सष्टांग कर चुका है, और दूसरा जो एक वर्ग है वो किसानों का हितेच्छु है। लेकिन जो कि बीजेपी का एटमॉस्फेयर हमेशा से ऐसा रहा है, जैसे गुजरात में हमने देखा नरेंद्र मोदी यहाँ जिस तरीके से अपना शासन चलाते थे, विपक्ष की छोड़ दीजिए, इवन शासक पक्ष में भी उनके सामने कहीं बहुत सारे विद्रोह होने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल किस तरीके से उन्होंने अपने राजकीय हरीफों को पॉलिटिकली खत्म किया, और सारी दुनिया जानती है उन बातों को। तो बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो रेजिस्ट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात जैसा कि आप कह रहे हैं कि वीडियो में जो हिंसक बात कही गई है, हिंसा का विरोध होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने कंडीशनल, आप उन नेता की अगर बात सुने तो उन्होंने कंडीशनल बात कही है कि अगर सरकार गोली चलाती है तो उसके परिणाम ये होंगे। जैसा कि हमने देखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो घटना घटी थी, तो उसमें हुआ यही था कि पहले सरकार ने एक्शन किया था, उसके बाद उसका रिएक्शन जो भी आया सारी दुनिया ने देखा, और उस घटना के बाद जो रिएक्शन आया, सिख राइट्स हो गए, वो भी सारी दुनिया ने देखे। बिल्कुल। तो हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो, मैं तो ये कहता हूं कि हर धर्म में इस बात को कहा गया है कि आप जो अमाल करेंगे तो उसके नतीजे भी आपको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा है और बुरे का बदल बुरा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, और यही मौका है कि इस देश में किसान, पिछड़े, दलित, मुसलमान, आदिवासी, ये सारे लोग एक हो जाएं, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि संघ परिवार के इशारे पे सरकार चल रही है, जो ब्राह्मणवाद का सुपूत लेकर चल रही है। तो इसके सामने जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको माइल्ड करना पड़ेगा, और ये मौके पे अगर यहाँ देश का नागरिक एक नहीं हुआ तो याद रखिए सरकार इसी तरीके से हमें पुराने दिनों में जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बन गए थे, अब अदानी और अंबानी कंपनी के गुलाम बन गए। दानी, जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर, और जो विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है, और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। दूसरा, एक हमने पिछले दिन खबर देखी कि दिल्ली दंगों में जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, हालांकि पुलिस ने उन्हें नहीं माना, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, कपिल मिश्रा जिन्हें बताया जाता है कि कपिल मिश्रा का बड़ा रोल था, क्योंकि उनके वीडियो भी कई सामने आए थे, और वो जहां जाते हैं वहां पर वो आग लगाने का काम करते हैं। पिछले दिनों बाद खबर आई और कपिल मिश्रा ने खुद जो है वो ट्वीट करके बताया कि मैं अहमदाबाद के 3 दिन के दौरे पर था। वो अहमदाबाद में किसी जगह पर रुके थे और सूरत वगैरह के कुछ एमएलए को बुलाकर उन्होंने मीटिंग वगैरह की। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि 5 जनवरी को जो है वो आरएसएस की मीटिंग जो है वो गुजरात में होगी, लेकिन वो मीटिंग नया ने किन कारणों की वजह से
रद्द कर दी गई। इसको आप किस उससे देखते हैं, आप किस नजर से देखते हैं? कपिल मिश्रा और आरएसएस अनुराग ठाकुर और ये लोग जो हैं, मैं तो एक तरीके से यही कहूँगा कि ये सारे लोग प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों के अनुयायी हैं। और हमने देखा कि दिल्ली दंगों से पहले इन्होंने किस तरीके से मतलब स्लोगन डिक्लेयर किए थे कि गोली मारो और ये, और उसके बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा में कोर्ट ने ये तक ऑब्जर्व किया था, जो दिल्ली पुलिस से सवाल भी हुए थे कि भाई कपिल मिश्रा को आपने आरोपी के तौर पर क्यों नहीं लिया, उसकी बयानबाजी। तो जब पुलिस ने ये कहा कि उनके पास ऐसा कोई बयान ही नहीं आया, तो कोर्ट खुद हैरत में थी कि आप मतलब आपका इंटेलिजेंस ही क्या कर रहा है। अगर कोर्ट के पास जज तक वो वीडियो पहुंचा था, बिल्कुल है और आपके पास नहीं है, तो ये जो मामला है पूरा इतना बेतुका है कि देश के कैपिटल में मतलब दिल्ली में, और दिल्ली के दंगे जो हुए थे वो खास तौर पर आप देखें वो उस वक्त में हुए थे जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, ठीक है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस बने और सर्कमस्टेंसेस बनने के बाद जो हालात हुए वो ऑब्जर्व किए गए, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो हिंसा को प्रोत्साहित करने में मानते हैं। और चूंकि इनकी सरकार है इसलिए उनका कुछ बाल भी बाका नहीं होता। और देख लीजिए कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट देने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। आज अहमदाबाद में, अहमदाबाद में क्या खुफिया मीटिंग करके गए, आने वाले दिनों में आपको और हमको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ शांति बहाली रहे। गुजरात में काफ़ी सालों से यहाँ शांति है, लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं, जो हिंसात्मक मानसिकता रखने वाले, अगर वो लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं, हिंसावादी लोग, जो हमेशा से हिंसा को भड़काते हैं। और दूसरी बात जो रही कि आप देख लीजिए दूसरी तरफ शर्जिल इमाम और बाकी के सारे जो लोग शगुफर की बात जब करेंगे तो उसको काफ़ी वक्त के बाद उनको बेल मिला। तो यहाँ जिनके सामने एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट थे जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने देशद्रोह तक के मामले उन पर दर्ज किए और उनको जेलों में रखा। शर्जिल तो अभी तक जेल में। बिल्कुल। आखिरी सवाल दानिश ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से शर्जिल इमाम का मामला हो, सफूरा जरगर का मामला हो, और भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें फंसाया गया या जो भी कानून अपना काम करेगा उस मामले में, लेकिन इन सभी के बीच जो मीडिया का रोल है, जो काफ़ी अहम रोल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए सरकार से, सवाल होना चाहिए सत्ता पक्ष से, लेकिन सवाल यहाँ पर मीडिया भी उठा रहा है किसानों पर। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, दरअसल सल भाई, आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि आप भी मीडिया का हिस्सा है। दरअसल मीडिया जो था इस लोकशाही का जो आधार स्तंभ था, बिल्कुल किसी ज़माने में सरकार, हमारे पास राइट टू रिवर्ट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास राइट टू क्वेश्चन का जो मामला था वो मीडिया के थ्रू ही था। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के मीडिया हाउसेस जितने भी हैं उनका सारा स्टेक अगर आप देखें तो ये सारी कॉर्पोरेट्स कंपनी का ही है। तो अब जब मामला ही अदानी और अंबानी के खिलाफ है तो हम उनसे उम्मीद भी क्या करें? हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका हिस्सा ना हो, लेकिन उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है कि जिनके मालिक ही खुद अदानी और अंबानी है या उनके शेयर होल्डर्स है, ऐसे में मीडिया से उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी की अलामत है। आप देखिए जिस तरीके से फेसबुक ने किसान आंदोलन का पेज को रिस्ट्रिक्ट किया, ये तो कितना बड़ा मतलब बिल्कुल होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, देखिए रेजिस्टेंस होना इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि किसी तरीका रेजिस्टेंस वो एक अलग बात है, लेकिन अगर फेसबुक ने इस तरीके की बात की थी या किसानों के पेज को अगर रिस्ट्रिक्ट किया था, तो सरकार को खुद इनिशिएट लेना चाहिए था उसमें, कि हम यहाँ बैन कर देंगे फेसबुक को। लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा उसमें थी, ताकि उन्होंने किया और सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। दानिश, यहीं पर एक ये बात ही आती है कि जिस तरीके से मोदी के बारे में जो बात कही जाती है कि वो विरोध के जो स्वर होते हैं उनको दबा देते हैं, उनको कुचल देते हैं। पिछले दिनों जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे दिवंगत प्रणब मुखर्जी, उनकी किताब में उन्होंने जो बातें कही नेहरू को लेकर, नेपाल को लेकर, जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उस खबरों को खूब उछाल रहा है। लेकिन उसी किताब में ये नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी को भी जो उन आवाज़ों को सुनना चाहिए जो विरोधी स्वर है उनको, इस बात को मीडिया नहीं बता रहा है। देखिए, प्रणब मुखर्जी देश के एक बहुत बड़े नेता थे और प्रेसिडेंट होकर मतलब उनकी वफात हो गई, और बहुत लर्नेड और बहुत लिटरेट नेता, बिल्कुल, और देश में बड़ा योगदान रहा है उनका। सवाल ये है कि प्रणब दा जी को इस तरीके की बात लिखनी पड़ी, ये अपने आप में अफसोसनाक है। वो इसलिए कि लोकशाही में ये बातें कहीं नहीं जाती हैं। लोकशाही इज द पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस का वॉइस आपको सुनना ही पड़ेगा, उसी को लोकशाही कहते हैं। रेजिस्टेंस का वॉइस तो राजाशाही में नहीं हुआ करता था कि भाई ऑपोजिशन जो है या विद्रोही जो है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लोकशाही का मतलब ही ये होता है कि सरकार से अलग अगर आपका मत है
तो वो उनको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, लोकशाही की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आपने अगर कुछ अच्छी बात कही है और सरकार का मत उससे भिन्न है, तो आपकी बात सही है या सटीक है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए दिल बड़ा रख के। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमेशा से नरेंद्र मोदी जो रहे हैं, उन्होंने इगोइस्टिक पॉलिटिक्स किया है और हर बात को वो अपना ईगो का, प्रेस्टीज का इश्यू बना लेते हैं। और जिस तरीके से उनकी पेड आईटी सेल जो है वो काम पे लग जाती है। आप देखिए कि सीएनआरसी के आंदोलन को उन्होंने ये पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, देशद्रोही तत्वों से जोड़ने की कोशिश की। सेम सिचुएशन इन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ की बात की, जबकि 2014 से पहले तो वो ये कह रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो सारे डायलॉग्स का क्या हुआ। तो इस तरीके की बात है। दूसरी बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। खत्म इसलिए हो चुकी है कि लोग अब नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी बार वो बोल के घूम चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमने नोटबंदी के मामले में भी देखा था कि किस तरह सरकार नोटबंदी में ये कह रही थी कि आप मुझे 50 दिन दीजिए, अगर 50 दिन में सब ठीक ना हो जाए तो आप जिस चौराहे पे कहेंगे, श्यामल पे तो बोर्ड भी लगे थे कि आप चौराहे पे आ जाइए। बिल्कुल। तो आप उसके बाद देखिए, तो कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में पिछले साल जनवरी की 30 तारीख को ग्लोबल इमरजेंसी WHO ने डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद 22 मार्च तक हम बिल्कुल उसमें थे, मौज में, और 24 फरवरी को तो हमने नमस्ते ट्रम्प किया, जिसकी बदौलत कोविड की सिचुएशन बनी। खुद बाबा रामदेव ने मना कर दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। कल शायद आपने उनका वीडियो देखा होगा। तो आप सोचिए कि जो सरकार के प्रखर समर्थक थे, बाबा रामदेव वन ऑफ दैट कि नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, अगर वो ये कह रहे हैं, इसका किसान अगर मोर्चे पे है, मुसलमान अगर सामने है, दलित अगर सामने है, पिछड़ा अगर सामने है, आदिवासी अगर सामने है, इसका मतलब यह है कि सरकार करप्ट हो चुकी है। अब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए और इन्हें पदभ्रष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। तो जिस तरीके से जो देश के माहौल बन रहे हैं, हमने देखा 2014 के बाद से जिस तरीके से एक खास व्यक्ति विशेष को इस तरीके से पूजा गया कि वो है तो सब मुमकिन है, वही सब कुछ करेंगे, उनसे पहले कुछ था ही नहीं अच्छा। लेकिन उसके बाद से अब आप देखते हैं जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, किसान नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, यकीनन आने वाली राह जो है वो सत्ता पक्ष के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगी। और इसको जो है वो, जब आप सत्ता में बैठे हैं, जब आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जैसा दानिश ने कहा कि आप नेता वो होता है जो सबसे पहले खुद खड़ा रहे, सबसे पहले खुद गोली खाए, तो ऐसे में उनको जनता की बात को सुनना चाहिए और देश किस दिशा में जा रहा है उस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। हम 1 महीने पहले से ये बात कहते आए हैं कि जो किसान आंदोलन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और सत्ता पक्ष जो है वो, सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को कमतर आंक रही है। आगे जाकर ये खतरनाक हो सकता है, इस पर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।